Hello dear students, welcome to Reliant Learning Solution. Myself प्रशांत तिवारी, your chemistry teacher. और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी की थी, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हैं। हम लोगों ने थॉमसन्स का मॉडल पढ़ा था और हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। बट अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले हमको कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो अगर हम लोग पढ़ें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो जैसे हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो कैसे ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए x कोई एक एलिमेंट है और z उसका एटॉमिक नंबर है और a उसका एटॉमिक मास है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर को नीचे शो करते हैं और z से शो करते हैं, और एटॉमिक मास को A से शो करते हैं और ऊपर शो करते हैं। X कोई भी एक एलिमेंट है। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और अगर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन and that is equal to number of electron if atom is neutral. अब अगर हम बात करें मास नंबर की या एटॉमिक मास की, तो आपको पता है कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोगों ने दो चीजें देखी। हमने देखा x अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास a से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको बता दूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड कहीं मिले न्यूक्लियॉन, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हुई। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको
एटॉमिक नंबर याद करने में दिक्कत आती होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर आप आसानी से याद कर सकते हो। हालांकि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, लेकिन हम फिलहाल इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक देखेंगे। सो हियर इज द ट्रिक टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर 1 to 30। बहुत आसानी से हम इस ट्रिक से 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको एटॉमिक नंबर और भी ज़्यादा याद करने हैं, बट वो चैप्टर होगा हमारा पीरियोडिक टेबल। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हाई फॉर हाइड्रोजन, हेलो फॉर हीलियम, लिसन फॉर लिथियम, बी फॉर बेरिलियम, बी फॉर बोरॉन, सी फॉर कार्बन, न्यूज़ फॉर नाइट्रोजन, ऑन फॉर ओ, ऑक्सीजन, फ्राइडे फॉर फ्लोरीन, नाइट फॉर नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको इसके अलावा कोई और ट्रिक आती है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद यहाँ पर है सिर्फ एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर याद करना, हमें इस ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। जैसे और ये तो हो गई हमारी 1 to 10 से। अब हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक। तो ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो ना से सोडियम, मांग से मैग्नीशियम, अल्लाह से एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। से सिलिकॉन, पेप्सी से फास्फोरस, सोडा से सल्फर, कोला से क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसकी ट्रिक है साइंस टीचर, सॉरी टीचर लिखा है, टीचर है ये। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये 3D सीरीज है, हम लोग बाद में इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद कर सकते हैं। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार लर्न करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 याद हो जाएगा। हमारा अगला, अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक नंबर याद कर लिए, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन लगा लें। और उससे पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोग फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन स्लैश न्यूट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सरल है और बहुत ही आसान है। आपने बेसिस छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा, लेकिन हम एक बार और सीख सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और ये कब होता है, मैंने आपको अभी से पहले बताया था, जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल। और ये इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसी के इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम करते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है ट्वाइस He4। मैंने कहा इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हैं। तो बच्चों आप लोग देखो इसको, ट्वाइस He4 में कहीं पर भी आपको कहीं कोई चार्ज दिख रहा है कि इधर पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं। तो अगर आपको चार्ज नहीं दिख रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। और अब आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 4 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आ गए। अगर हम और एग्जांपल देखें, लाइक 8O16, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे। और अगर हमको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 16 - 8 एंड दैट इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन।
तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज है, अभी तो हमने न्यूट्रल वाले देखे, तो अब हम देखेंगे अगर मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज है, तो जो अगर बेटा चार्ज है बच्चों, तो चार्ज दो ही तरह का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन, और आइदर नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन। बहुत से बच्चों को यह दिक्कत होती है कि कैटायन और एनायन में क्या डिफरेंस होता है, सर कैटायन किसको कहते हैं, एनायन किसको कहते हैं। हालांकि मैं एक बार बता चुका हूं, फिर भी कि अगर आपको कैटायन का चार्ज नहीं पता चलता है तो आप आज के बाद कैटायन को ऐसे देखिएगा। तो कैटायन का अगर आप T आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, इसका मतलब होता है कि कैटायन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कैटायन बनता कैसे, हाउ कैटायन फॉर्म, पॉजिटिव। देखिए आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन को ही आप उसमें अंदर दे सकते हो। आप किसी भी एटम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। यानी ये जो कुछ भी चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के या फिर इलेक्ट्रॉन लेके। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी वो नेगेटिव चार्ज बाहर दे रहा है, तो उस पर खुद चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर खुद चार्ज आएगा नेगेटिव। यानी कि ये कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। कैटायन कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉनों को बाहर देके हमारा कैटायन बन रहा है। और एनायन बन रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। यानी अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए होंगे, यानी उसने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट किए होंगे। तो आइए हम देखते हैं 12 Mg+2, या सिर्फ ये लिखा है Mg+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं Mg+2 में। तो आपको पता है, अभी आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका एटॉमिक मास होता है 24। अब अगर हमको नंबर ऑफ, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएंगे 12 के, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 12, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो 24 - 12 वो भी कितने आ गए 12। अब बात आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, और इसके ऊपर चार्ज कितने का है 2 पॉजिटिव का। इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 12 और उसने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए 2, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो आपका पता चल गया, इसमें 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 10 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको पता चल गया। अब इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक पॉजिटिव वाला ले लिया, अब एक और ले लेते हैं, मान लीजिए N-3 नाइट्राइड आयन है, ये नाइट्राइड आयन है, और मैंने इसको कहा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका एटॉमिक मास होता है 14। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 7। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होंगे 14 - 7 दैट इज इक्वल टू 7। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितने रहे होंगे न्यूट्रल एटम में 7, और इसके ऊपर चार्ज कितना -3 है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए। तो पहले के 7 और इसने 3 और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालना सीखा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो हम लोग सीख लेते हैं,
जो हमारे आगे चल के काम आएंगे। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपने पढ़ रखे होंगे बचपन में, बचपन की यादों में। तो जैसे एक पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखिए, ये एक ही एलिमेंट के, मैं जो बताने जा रहा हूं, ये अपनी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनमें कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के हम एटम्स के बारे में डील करने जा रहे हैं। आइसोटोप्स देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। अभी मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं। पी लिखा हुआ है, आप पी से समझिएगा प्रोटॉन, इसका मतलब है आइसोटोप्स का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आप ऐसा समझ लीजिएगा। प्रोटॉन आपको पता है किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब है सेम एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अब जैसे इनके एग्जाम्पल, बेसिक का एग्जाम्पल आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 1H1, 1D2, 1T3, मतलब हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटोप हैं, हम इनकी स्टडी करेंगे। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम और ये है ट्राइटियम। ये तीनों आइसोटोप्स होते हैं। हालांकि 1H1 जो ये आइसोटोप है इसका, ये इसकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट है। और भी एग्जांपल हैं लाइक 8O16, 8O17, 6C12, 6C14, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें इतना पता रखना है कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे, आइसो मीन्स सेम और एन मीन्स न्यूट्रॉन। तो ऐसे दो एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। तो हम लोग बात कर रहे थे आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लाइक 8O16, 7N15। तो अगर हम इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 माइनस 8 कितने न्यूट्रॉन आए? 8 न्यूट्रॉन। और अगर हम इसमें निकालेंगे तो 15 माइनस 7 इसमें कितने आएंगे? 8 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हमको पता चल गया आइसोटोन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आइसो मीन्स तो हो गया सेम, आइसो मीन्स तो हो गया सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम। और बार मतलब भार, ठीक है ना, भार, और भार का मतलब मास, और मास का मतलब एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लाइक 18 ऑर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। अभी देखिए ऑर्गन का और कैल्शियम में अगर हम बात करें तो ऑर्गन का एटॉमिक मास भी 40 है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, जबकि दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब हम लोग अगर बात करें आइसोडायाफर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइसोडायाफर्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये होता है सेम
आइसोटोपिक मास, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। बहुत ध्यान समझेंगे इसको, सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आता है, ए माइनस जेड से, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से। और प्रोटॉन का नंबर कैसे आता है, प्रोटॉन का नंबर आता है जेड से। अगर हम ये चीज यहां रखें तो a माइनस जेड, तो यह आ जाएगा a माइनस 2z। तो ऐसे एलिमेंट जिनका a माइनस 2z कैसा हो, सिमिलर हो, या आइसोटोपिक मास कैसा हो, सिमिलर हो, या सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हो। इनके एग्जाम्पल हैं (92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 234), ये इनके एग्जाम्पल हैं। अगर हमको देखना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 238 माइनस 2 इंटू 92, और इसमें लिखेंगे 234 माइनस 2 इंटू 90। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, और आप इनके जो क्वेश्चन आते हैं, अगर इनका क्वेश्चन आएगा तो या तो मैच द कॉलम आता है, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, बस आपको इनकी डेफिनेशन पता हो, या वो पूछेगा इनमें से कौन आइसोटोप्स है, या इनमें से कौन सा आइसोटोप नहीं है, या इनमें से कौन आइसोडायफर्स नहीं है। ये एक न्यूमेरिकल है। फॉर एन आयन M+2 मास नंबर इज 55 एंड एटॉमिक नंबर इज 25। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन M-3। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमको इसको सॉल्व करते हैं। M एक एलिमेंट है, ठीक है। M क्या है, एक एलिमेंट जिसका मास नंबर है 55 और एटॉमिक नंबर है इसका 25। अब हमको M-3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। आपको पता है चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज आए, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज आए, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का नंबर कभी भी वेरी नहीं करता है। तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 25, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा 55 माइनस 25 यानी कि 30। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। किसका, M+2 का एटॉमिक नंबर कितना है 25, और पूछा कितने में गया है M-3 में। इसका मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 28। तो ये इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। मास नंबर दिया हुआ है 55, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 25। आपको केवल बस इतना देखना होता है कि मास नंबर कितना है और एटॉमिक नंबर कितना है, और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने देखा आइसोटोप्स, इसके बाद हम लोगों ने देखा आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स। हम लोगों ने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया। और अब हम लोग चलेंगे बोहर मॉडल की तरफ। तो रदरफोर्ड के बाद जब हम बोहर मॉडल की तरफ चले तो बोहर ने क्लासिकल फिजिक्स को छोड़कर क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ा, क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ दिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जब हम रदरफोर्ड से बोहर की तरफ चलेंगे तो दो चीजों का हमें, जैसे पहला था हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ EMR, तो हमको देखना पड़ेगा EMR के बारे में और उसका देखना पड़ेगा ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इसके बाद हमने, जब बोहर साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया
उसमें उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात की। तो दो चीजें हमें देखनी है, ड्वेल नेचर ऑफ ईएमआर और हमें स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा। तो हमें बोहर मॉडल से पहले ईएमआर, उसका ड्वेल नेचर और स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो बात करते हैं अगर हम ड्वेल नेचर की, तो ड्वेल नेचर का मतलब होता है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जैसे कि आपके कमरे में जो फैन लगा हुआ है, अगर वो फैन बंद है तो उस वक्त वो फैन के जो ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपको पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। लेकिन अगर वो चलना स्टार्ट कर दे तो वो शो करता है वेव नेचर। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके वेव और पार्टिकल और ईएमआर ये सब क्या होता है, हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो अगर हम लोग वेव की बात करें, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखेगा, आप वेव देख रहे हो, कैसे चलती हुई वेव आपको दिखाई दे रही है। तो जो वेव होता है, वेव एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करता है। वेव इज एनर्जी ट्रांसफर, वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे क्या करिए, आप एक तालाब में आप एक पत्थर फेंक दीजिए। जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हो तो आप देखते हो कि गोल सी रिपल टाइप की क्रिएट होती है, जो अंदर से बाहर की ओर आती हुई आपको दिखेगी। या आप एक काम करिए, एक दीवार पे रस्सी बांधिए और उस रस्सी को झटका दीजिए, तो वो रस्सी टू एंड फ्रो करते हुए आगे तक जाएगी। तो आप अगर देखेंगे तो आपने एनर्जी यहां तक दी और वो एनर्जी लास्ट तक कैरी होते होते चली जाती है। तो वेव क्या होता है, वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो वेव होती हैं वो दो तरह की होती हैं, हालांकि हमको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम जान लें, वेव जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होती हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब उनको मीडियम चाहिए होता है। जैसे साउंड, अगर वैक्यूम में आप बोलोगे तो आपकी बात किसी को नहीं सुनाई देगी, यानी साउंड को आगे ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। उनको मूवमेंट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल होता है लाइक कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, या हम इनको टोटल मिला के बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं, उनको प्रोपगेट करने के लिए, उनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, या कोई मैग्नेट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे, वाइस वर्सा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर कोई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर ये एंटर करता है तो ईएम वेव्स जनरेट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए ये ईएम वेव्स के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन है, ईएम वेव्स ऐसे जा रही है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो अगर ऐसे जा रही होंगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे होंगी। मतलब क्या है कि
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और ये दोनों फील्ड उस वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कौन कौन सा? वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखेगा। इसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो विदाउट मीडियम यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। यही कारण है कि जो हम लोग स्पेसशिप भेजते हैं हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको पता है कि हम लोग अगर एक ऐसी वेव मान लें, ये मान लीजिए ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म होते हैं जो हम लोग जान लें। दैट इज, एक टर्म होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जैसे ये तो हो गया क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। एक चीज हो गई क्रेस्ट और एक चीज हो गई ट्रफ। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम है और पेंडुलम की मीन पोजीशन ये है, तो ये कितना अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेव लेंथ, और एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है मीटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं। इसका एंगस्ट्रॉम हो सकता है, दैट इज 10 टू पावर -10 मीटर, या लाइक 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, या इसका 1 नैनोमीटर, या 10 टू पावर -9 मीटर, या 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हो गया और वेवलेंथ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो करते हैं न्यू से, और फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल जा रही हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कंप्लीट कितनी साइकिल एक जगह से होकर जा रही हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको शो करते हैं न्यू से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो न्यू इक्वल टू होता है v बाई लैम्डा, या न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू आइदर v बाई लैम्डा या फिर c बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज अपने टॉपिक में बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक इस तरीके से है कि कितने तरह की वेव्स होती हैं ईएम वेव्स में, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, हम एक तरीके की उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं।
तो हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, वो हम करने जा रहे हैं डिक्रीजिंग एनर्जी, उल्टा कर लेते हैं, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ। डिक्रीजिंग एनर्जी यानी कि जब हम इधर से इधर चलेंगे तो ईएम वेव्स की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और या फिर उनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहला आता है कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रे, फिर आता है एक्स रे, फिर आता है यूवी। इसको यूवी इसलिए कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि इसके ठीक बाद विजिबल चालू होगा। आता है विजिबल, और विजिबल बोले तो विबग्योर, तो वायलेट से चालू होता है, तो वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, और विबग्योर आर पे खत्म होता है यानी रेड, और रेड के बाद इंफ्रारेड। इसके बाद माइक्रोवेव्स, और इसके बाद रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड लास्ट में है हमारा रेडियो वेव्स। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जब जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो हम डुअल नेचर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्री कैप दे देता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर कौन सा शो करती है और वेव नेचर कौन सा शो करती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जिससे कई बार न्यूमेरिकल आता है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।